बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और मैं हूं ज़हरा रज़ा। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और अपने दिन का, अपनी सुबह का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर रहे होंगे। आज हफ्ते का दिन भी है और आज जो है काफ़ी लोगों की छुट्टी होती है, लेकिन हम लोग मौजूद हैं आपको सुबह सुबह कराची की ख़बरों से आगाह करने के लिए। लेकिन सबसे पहले चलते हैं अपनी हेडलाइंस की जानिब, लेकिन उससे पहले हम आपको एक अच्छा मैसेज, एक पॉजिटिव मैसेज देना चाहेंगे। तो आइए देखते हैं हमारा सेगमेंट एक दिन एक नेकी। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, मुझे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की हदीस याद आ गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो आदमी पेट की मर्ज़ में मर जाता है, अल्लाह उससे अज़ाब क़ब्र को ख़त्म फरमा देता है। जो मोमिन पेट की मर्ज़ में मर जाता है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह इससे अज़ाब क़ब्र को ख़त्म फरमा देंगे। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी हदीस में इरशाद फरमाया, क़ब्र आखिरत की मनाजिल में से पहली मंजिल है, जो इसमें कामयाब हो गया बाकी मनाजिल में भी कामयाब होता चला जाएगा। इसलिए अगर कोई आदमी गुर्दे की मर्ज़ में, हार्ट अटैक की वजह से या पेट के किसी कैंसर की वजह से मर गया, क्या बशारत है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से, अल्लाह इससे अज़ाब क़ब्र को ख़त्म फरमा देंगे। अल्लाह हम सब की अज़ाब क़ब्र से हिफाजत फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन आमीन सुमा आमीन। और चलते हैं अपनी टॉप स्टोरीज़ की जानिब, इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन फ़िलहाल वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारे साथ हमारे गेस्ट भी मौजूद होंगे, तो कहीं मत जाइए, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। एक ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद करते हैं। चलते हैं अपनी टॉप स्टोरीज़ की जानिब। हमने अभी बताया था कि उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहली जो खबर है वो बुरी खबर है। आवाम पर महंगाई का एक और बम गिरने जा रहा है। आपको बताएं कि पेट्रोल जो है 165 रुपये तक कहा जा रहा है कि इसकी कीमत बढ़ जाएगी। गुज़िश्ता 15 रोज़ में ख़ाम तेल की कीमत बढ़ने पर एक्स रिफाइनरी की लागत में इजाफा हुआ है, जिससे जो लागत बढ़ने से पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें हैं वो कहा जा रहा है कि 5 रुपये 59 पैसे तक उसमें इजाफा हो सकता है। और डीज़ल की कीमत 4 रुपये 52 पैसे महंगी हो सकती है। तो मुतवक्के है कि ये 1 मार्च से जो पेट्रोल की कीमत है वो बढ़ जाए, मतलब 5 रुपये 59 पैसे मज़ीद बढ़ जाए। और अभी जो पेट्रोल 160 रुपये फ़ी लीटर मिल रहा है वो 165 रुपये फ़ी लीटर पर पहुँच जाएगा। इस हवाले से बात करते हैं। फैसल शकील साहब ने हमें ज्वाइन किया है स्टूडियो में, जो कि सीनियर रिपोर्टर हैं। अस्सलाम वालेकुम फैसल साहब, कैसे हैं? अल्लाह का करम। फैसल साहब, सुबह सुबह एक बुरी खबर सुनने को मिली है। वैसे तो अच्छी खबरें कम ही मिलती हैं। कहा जा रहा है 5 रुपये 59 पैसे फिर एक तवक्का है कि पेट्रोल बढ़ जाएगा। बिल्कुल 5 रुपये से ज़ायद बढ़ेगा और ये इत्तलात है कि 165 भी क्रॉस कर जाएगा। अच्छा, तो ये पेट्रोल की जो भी मसनूआत महंगी हो रही हैं, पेट्रोल के साथ महंगाई का एक तूफ़ान आएगा। वैसे ही लोग पिस रहे हैं और मज़ीद पिसेंगे। तो सूरत हाल ये है कि ये हुकूमत की तमाम जिम्मेदारी बनती है कि किस तरह का रिलीफ दें, इसमें कोई ऐसा बनाएं, प्रोसीजर करें जिससे आवाम को रिलीफ मिले। लेकिन जो देखने में ये आया है कि बिल्कुल नहीं, सिर्फ ये कह दिया जाता है कि घबराना नहीं है। तो बस घबराना नहीं है, लेकिन आवाम का बेहद बुरा हाल है। महंगाई देखें आप, पेट्रोल बढ़ता है तो हर चीज़ महंगी हो जाती है और वो फिर पीछे नहीं जाती, महंगी तो हो जाती है। अगर पेट्रोल कम भी हुआ तो लेकिन जो चीज़ों के रेट बढ़ गए तो वो बढ़ गए। तो खाने पीने की चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगाई है और इस महंगाई के दौर में गरीब जिसकी तनख्वाह जो है 25-30 हज़ार रुपये है, उसका गुजारा बिल्कुल नामुमकिन हो गया है। और इसकी बड़ी वजह यह है कि आप जितने भी फलाही इदारों के दस्तरखान हैं उनको देख लें और उनका रिकॉर्ड निकाल लें। जहाँ पहले 2000 लोग खाना खाते थे, वहाँ अब 6000
ये रश है और ये बिल्कुल आपने सही आदादो कहा। शुमार है। हाँ। तो जो सफ़ेद पोश है, मजदूर तबका और दीगर लोग जो मुतवासित तबका, उसका जीना महाल हो गया है। तो ये सूरत हाल है। इसी वजह से जो है वो शहर में जराइम की वारदातें भी बढ़ रही हैं, इसी वजह से तो खुदकुशी के वाक़यात भी बढ़ रहे हैं, लोग जहनी मरीज़ बन रहे हैं। आप अगर जाएं तो पता चल जाएगा कि कितने लोग जो हैं वो सिर्फ इसी जस्तजू में होते हैं कि वो अपने घर का गुजारा कर सकें। और जब इतनी चीज़ होगी महंगाई कि अगर आप ग्रॉसरी लेने जाएं और वो जो है वो दुगनी हो जाए तो फिर आपकी तनख्वाह तो दुगनी नहीं हुई है, आपकी आमदनी तो दुगनी नहीं हुई है, लेकिन आप किस तरह से गुजारा करेंगे। तो इसलिए गरीब लोग बेपनाह परेशान हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, गरीब लोग, मिडिल क्लास, इवन अब तो अपर क्लास तबका भी परेशान है क्योंकि जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है। अच्छा वैसे साहब, अभी जो हम देखें इंटरनेशनल मार्केट की अगर बात करें तो अभी जैसे रूस और यूक्रेन के दरमियान जो कशीदगी जब से बढ़ी है तब हमने देखा कि जो स्टॉक मार्केट है वो गिर गई, आलमी मंडी में ऑयल प्राइसेस बढ़ गई। तो इसका इम्पैक्ट भी आ रहा है या ये जो अभी बढ़ रहे हैं ये पिछले जो प्राइसेस बढ़ी थी? नहीं, ये इसका इम्पैक्ट है। रूस ने जो अटैक किया यूक्रेन पे, उसके बाद जो है वो सूरत हाल में मज़ीद तेज़ी आई है। पहले से तो था, लेकिन इसमें ज़्यादा जो है वो तेज़ी आ गई और आप गोल्ड के प्राइसेस बढ़ गए। गोल्ड बहुत इसके अलावा आप देखें तो गंदम की प्राइसेस बढ़ी है क्योंकि हम ज़्यादातर गंदम जो है यूक्रेन से जो अजनास है उनकी प्राइसेस जो है वो बढ़ गई है। वैसे ही आटा, दाल, चीनी ये सब महंगे थे हमारे मुल्क में और मज़ीद महंगे होंगे। एक तरफ तो जो है वो आवाम के पास उसमें इतनी सख्त नहीं है कि वो ये बर्दाश्त कर ले। तो हुकूमत को इस सिलसिले में जो है ना इक़दाम करने की ज़रूरत है। और यहाँ पर सितम ज़रीफ़ी ये है कि अगर 2 रुपए बढ़ते हैं तो मार्केट में जो आवाम से लिए जाते हैं वो 6 रुपए लिए जाते हैं। तो कोई जो है चेक एंड बैलेंस नहीं है। अगर प्राइस कंट्रोल पे भी वो हुकूमत फोकस कर ले ना तो काफ़ी हद तक जो है वो आवाम को रिलीफ मिल सकता है। मैं आपको बताऊं, यहाँ पे अगर पेट्रोल पे 5-6 रुपए बढ़ेंगे तो दीगर अजनास पे भी वो बढ़ा देंगे और वो फिर 2-4-5 रुपए नहीं बढ़ाते, इकट्ठे 10-15 रुपए बढ़ाते हैं। तो वो जो है वो दुगना उसका कमाते हैं और वो रीज़न ये बनाते हैं कि देखें रेट बढ़ गए। हाँ, या पीछे से चीज़ महंगी आ रही है, हम क्या करें, और सफ़र आवाम करती है। अच्छा फैसल साहब, आपने ये बड़ी अच्छी बात कही कि महंगाई तो है लेकिन कहीं किसी हद तक प्राइस को भी कंट्रोल कर लें, ये जो मनमानी कीमतों पे चीज़ें फ़रोख्त होती हैं तो भी कुछ बेहतरी हो सकती है। अभी पीपल्स पार्टी लॉन्ग मार्च करने जा रही है, कल से इसकी इब्तिदा होगी, फिर सक्खर, फिर आगे इस्लामाबाद 6 मार्च पहुँचेंगे। तो आपको लगता है कि ये जो सूबाई हुकूमत 18वीं तरमीम के बाद खुद मुख्तार है, महंगाई तो अपनी जगह है, लेकिन ये जो वही कीमतों को कंट्रोल ना करने वाली बात है, पहले वो अपने जो शहर है, अपना जो सूबा है, उसमें कीमतें तो कंट्रोल कर ले। बिल्कुल, ये देखिए सूबाई हुकूमत के पास भी इख्तियारात होते हैं ना। बिल्कुल होता है। और इनके पास DCs हैं, ACs हैं, असिस्टेंट कमिश्नर हैं और पूरा एक मैकेनिज्म है जो है वो ये चला रहा है सिस्टम। इनके जैसे प्राइस कंट्रोल के जो है वो अफसरान होते हैं, वो जाएं मुख्तलिफ जगह, वो चेक करें कि सूरत है। असल में वो इसलिए चेक नहीं करते कि उन्हें जो है वो उनकी मंथली पहुंच जाती है, उन्हें उनका भत्ता पहुंच जाता है। तो अगर आप किसी जगह जाएं, एक तो खाने पीने की अशिया या किसी रेस्टोरेंट में बैठे हैं तो वहाँ 17% टैक्स तो वैसे ही लगेगा। उसके अलावा ये महंगाई का, अब जो एक मैं मुख्तसर सी बात करूँगा कि जो एक कबाब की प्लेट 200 रुपए की मिलती थी ना, वो अब जो है वो 350 रुपए की मिल रही। ये एक छोटी सी मिसाल है कि इस तरह से महंगाई बढ़ा दी। एक तो वहाँ से बढ़े, दूसरा इस दुकानदार ने जो है वो दुगने बढ़ा दिए और इसे पूछने वाला कोई नहीं है क्योंकि इसकी सेटिंग हुई हुई है, इसके दुकान पे, इसके स्टॉल पे या इसकी मार्केट पे कोई छापा नहीं मारेगा। जो इसकी मनमानी कीमत है वो वसूल कर लेगा और आवाम वो पिसके देख लेगी, इसलिए कि आवाम के सामने तो कोई है ही नहीं ऐसा कि आप ये देखें, इतना बड़ा शहर है ना, 3 करोड़ आबादी का, यहाँ पे हज़ारों लाखों दुकानें, ठीक है। प्राइस कंट्रोल वाले रोज़ाना कितने लोगों का चालान या कितना जुर्माना वसूल करते हैं। हमें तो कोई एक ऑपरेशन भी नजर नहीं आता ना होते हुए कि कभी कोई ऑपरेशन किया। अब रमज़ान आने वाले ना, तो रमज़ान में कुछ ACs वगैरह
निकलेंगे और वो भी सिर्फ पहले हफ्ते में रमज़ान के, और वो दिखावे की, वो 3-4 मार्केटें घूमेंगे, वहाँ तस्वीरें फुटेजेस बनवाएंगे कि हमने ये कंट्रोल कर दिया और यूँ भेज दिया और इतना जुर्माना किया, और उसके बाद ठंडे होकर बैठ जाएंगे। फिर पूरे उनको 3 हफ्ते तक जो है वो पैसे मिलते रहेंगे, तो वो कुछ नहीं करेंगे। बिल्कुल, तो आपने यही सही सूरत कहा। है। हाँ, तो अभी हुकूमत तो बिल्कुल नाकाम नज़र आ रही है महंगाई को कम करने में। अपोजिशन की बात की जाए तो ये जो तहरीक अदम एतमाद है, इसका कब से सुन रहे हैं, ना कोई महीना बताया जा रहा है, ना कोई तारीख बताई जा रही है। अब लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं, क्या इससे कुछ आवाम की बेहतरी के लिए लोग सोच रहे हैं, या सबके अपने अपने मफादात हैं? मैं जहाँ तक ये समझता हूँ कि ये इनको अपना मौके का इंतज़ार कर रहे थे। महंगाई और इस वजह से तो इन्हें चांस मिला ही है। ये अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। अच्छा। और आवाम के साथ अगर मुखलिस हों तो अपने सूबे में अगर हुकूमत है तो यहाँ पर ही जो है वो ठीक कर लें निज़ाम। आप बाकी के सूबों को छोड़ दें, इस्लामाबाद जाने ठीक की है। जरूरत आप नहीं है। अपने सूबे के तो हालात देख लें, जिसके पास आपका कंट्रोल है। जब वही सही नहीं चल रहा, यहाँ पे कौन सी ऐसी सहूलत है जो मिल रही है, तो फिर आप पूरे पाकिस्तान में क्या सहूलत देंगे, आप पूरे पाकिस्तान में क्या इक़दाम करेंगे? बिल्कुल, तो आपने ये सही चीज़ है। तो अभी आप क्या समझते हैं, ये जो हुकूमत है अब 3.5 साल तो पूरे कर चुकी है, बहुत सारे रीज़न बताती है हुकूमत, लेकिन हम ज़ाहिर है नाअहली कहेंगे, क्योंकि आवाम को सरोकार नहीं है कि इंटरनेशनली क्या हो रहा है, या पोस्ट कोविड इन्फ्लेशन है, या क्या वजह है। उसको घर में खाना चाहिए, उसको अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसे चाहिए, उसको सेहत के अपने बच्चों को दिखाने के लिए पैसे चाहिए। तो क्या समझते हैं, आगे भी मज़ीद महंगाई बढ़ेगी? और अगर हम ये बात कहें कि हमने पिछली सारी हुकूमतों को तो आज़मा लिया है, वही अपोजिशन में वही है जो पहले जो हुकूमत में रह चुके हैं, अगर अब हम किसी को चांस देते हैं तो आपकी नज़र में कौन है, किसको देना चाहिए? देखिए, सबको तो चांस दे दिया। यहाँ पर तो देखें, पहले मुस्लिम लीग थी, उसने क्या हाल किया, पीपल्स पार्टी आई, उसने क्या हाल किया, इमरान खान आए, उन्होंने क्या हाल किया। सूरत हाल ये है कि जो अदादो शुमार या चीज़ें देखें ना, वो आखिरियत के दौर में जो है वो कंट्रोल में थी। आप देख लें, जनरल मुशर्रफ के दौर में 60 रुपए पे डॉलर रुका हुआ था, आगे नहीं बढ़ रहा था। आज डॉलर का क्या रेट है? आज डॉलर दुगना हो गया है। और अरसा कितना हुआ जनरल मुशर्रफ को गए हुए? अच्छा, इसके अलावा गोल्ड के प्राइस देख लें, दीगर चीज़ें देख लें, वो तमाम चीज़ें उस दौर में कंट्रोल थी। पता नहीं हमारे सियासतदानों की पॉलिसी क्या है और किस हिसाब से चल रहे हैं लेकर मुल्क को, कि कर्ज़ों पे कर्ज़े लिए गए और कर्ज़ों का क्या हाल हो गया, हमारी करेंसी कितनी डीवैल्यू हो गई, मतलब कोई। अच्छा, अगर हम पाकिस्तान की तारीख उठा के देखें तो अनफॉर्चुनेटली जमहूरियत की हम बात करते हैं, लेकिन पाकिस्तान की जो इकॉनमी अगर देखें मौशी लिहाज से अगर जो तरक्की की है, वो हमेशा वो आमरीत के 1960s में आप देख लें, फिर ज़ियाउल हक के दौर में, फिर उसके बाद परवेज़ मुशर्रफ के दौर में। जी हाँ। तो क्या दोबारा आमरीत आ जानी चाहिए? नहीं, आमरीत तो दोबारा नहीं आनी चाहिए, लेकिन ऐसा सिस्टम बनना चाहिए कि ये चेक एंड बैलेंस हो। ये नहीं हो कि जिसकी हुकूमत है वो सिर्फ देखे कि मेरे पास 5 साल है और इस 5 साल में मुझे अपनी पार्टी को खुद को सेट करना है और जो है कर्जे लेने। तो ये चीज़ अमीर जमात इस्लामी को आप कैसे देखते हैं? जमात इस्लामी का बहुत पीछे नंबर है, इतनी पावरफुल नहीं है कि वो हुकूमत कर सके। नहीं, पावरफुल नहीं है, वैसे उनकी जमात को आप कैसे देखते हैं? कि जमात इस्लामी में अच्छे लोग हैं, अच्छे लोग हैं, ईमानदार लोग हैं। जमात इस्लामी के वो इस तरह की सूरत हाल नहीं है जिस तरह की दीगर पार्टीज़ में है, और वहाँ चेक एंड बैलेंस भी होता है और नीचे से लोग ऊपर आते हैं। हमने देखा कि मतलब काउंसलर लेवल और फिर ऊपर रुकने असेंबली, फिर सेनेटर, ये सब बने। तो जो असल में आवाम से जब लोग आएंगे ना, मेरिट तो से और ईमानदारी जब आपके अंदर होगी, तो उसको पता है कि मुझे उस मोहल्ले में रहना है, तो वहाँ से मैं रुकने असेंबली बनाऊँ तो मुझे वहीं जाना है, और वो सब मुझे जानते हैं, तो मुझे वहाँ कुछ काम करना होगा, नहीं काम करूँगा तो मुझे जूते पड़ेंगे। बिल्कुल, आपने सही कहा। चलते अपनी अगली स्टोरी की जानिब और आपको बताएं कि कराची समेत सिंध भर में पोलियो मुहिम का जो है वो आगाज़ हो चुका है, और ये कल से इसका बाकायदा आगाज़ किया गया। सिंध के 30 अजला में 1 करोड़ बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने का हदफ जो है वो तय किया गया है। पोलियो के हवाले से वज़ीर आला हाउस में एक तकरीब भी मुनक्किद हुई। इस हवाले से बात करते हैं जी फैसल शकील साहब। अभी भी अनफॉर्चुनेटली हम पोलियो जैसी बीमारी का ख़ात्मा नहीं कर सके। वाहिद एक हम और एक अफ़गानिस्तान
रह गए हैं। तो आपको क्या लगता है, इतनी बड़ी हम लोग कैंपेन चलाते हैं हर साल पोलियो की, एक साल में कई कैंपेन होती हैं, अभी तक क्यों हम इसको ख़त्म नहीं कर सकें? देखिए, इसकी असल वजह ये है कि हमारे माशरे में जो लोग रहते हैं ना, वो इसको संजीदगी से नहीं ले रहे। इसको संजीदगी से लेना चाहिए। ये मतलब इसके बारे में उनके पास पता नहीं क्या क्या खदशात हैं कि अगर ये पोलियो के ड्रॉप पिएगा बच्चा तो वो यूँ हो जाएगा, और इस तरह के वहमात हैं। तो ये तमाम खदशात और वहमात दूर करने के लिए मुहिम चलाई जा रही है, बड़ी अच्छी चलाई जा रही है। और पोलियो वर्कर्स जाते भी है, एक्टिव भी दिखते हैं हमें। लेकिन अब वो जो जिनमें शऊर नहीं है ना, उनमें शऊर बेदार करने की ज़रूरत है, ताकि उनके पास जो है वो इस तरह की नॉलेज और वो अपने बच्चों को पोलियो दिलवाएं। लेकिन ये एक अफसोसनाक बात है कि सिर्फ अब हम ही रह गए इसमें, पोलियो में। बाकी तो सब जो है वो तमाम कंट्रीज़ में से इस पर से निकल चुके हैं इस वजह से। लेकिन हमारे यहाँ तशवीश की बात है कि अभी तक हम नहीं निकले और हमारा एक नाम उस लिस्ट में है, तो बड़ी तशवीश की बात है। आज भी अगर हम जाते हैं सऊदी अरब तो वहाँ पर पोलियो के कतरे पिलाए जाते हैं ताकि कोई इन्फेक्ट ना हो हमारे उससे। अच्छा, यहाँ पर एक बड़ा ही किरदार है हमारी जो है गवर्नमेंट लेवल पे इसकी आगाही होती है। जब भी पोलियो मुहिम का आगाज़ होता है, हम भी अपने चैनल के तवज्जुह से आगाही फराहम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अभी भी आपने जैसे कहा कि बहुत सारी मिथ्स इससे रिलेटेड हैं, और अभी पोलियो वर्कर जब घर घर जाते हैं तो उनके साथ भी बड़ा बुरा सलूक किया जाता है। वो चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, पहाड़ी इलाका हो, वो हर जगह जाकर मेहनत करते हैं। तो उनकी जो काविशें हैं उनको भी हम सलाम पेश करते हैं। बेशक वो काबिल तहसीन है, और वो इस मिशन में पाकिस्तान के साथ हैं। बड़े उनका हौसला है, हिम्मत है कि वो जाते हैं, और उनके साथ जो कुछ जाहिल तबका जिसे कहेंगे हम, वो मिसबिहेव करता है तो वो गलत करता है। अब तो उस पर एक्शन भी हो रहा है। अगर वो कंप्लेन करते हैं तो फौरी तौर पर जो है पुलिस एक्टिव होती है और जो है उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करती है जो उनके साथ मिसबिहेव करते हैं। लेकिन वो एक मुजाहिद हैं। मैं उन्हें ये कहूँगा कि पोलियो के वर्कर जो है वो एक मुजाहिद हैं, और कई शहीद भी हुए हैं इस मुहिम के दौरान दहशतगर्दों के हमलों में और इसमें। तो वो काबिल तहसीन है हमारे लिए, हम उनके लिए काबिल फ़ख्र हैं। हम उनकी तारीफ़ में जितना भी कहें वो कम है। तो उन्हीं के मरून मिन्नत पोलियो यहाँ कम हुआ है, और इंशाल्लाह अगर ये मुहिम अच्छी तरह जारी रही तो ये ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल, और हमारी भी यही अपील है उन माँ बाप से कि पोलियो वर्कर्स के साथ कोऑपरेट करें, क्योंकि पोलियो के 2 कतरे आपके बच्चे को उम्र भर की माजूर वो बचा सकते हैं। मज़ीद बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल वक्त हुआ एक ब्रेक का। कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी एट 10। चलते अपनी अगली स्टोरी की जाने बात करेंगे। शहर कायद में बढ़ते हुए स्ट्रीट क्राइम के हवाले से आपको बताएं कि गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान जो फायरिंग के वाक़यात हैं उसमें एक शख्स और 7 अफराद जो है वो ज़ख्मी हो गए हैं। स्ट्रीट क्राइम्स कम होने का नाम ही नहीं ले रहे, मुसलसल इसमें इजाफा हो रहा है। अब से हमने देखा जनवरी के मंथ से अब तक जो है 14 लोग स्ट्रीट क्राइम्स में अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं, शहीद हो चुके हैं। क्या कहेंगे फैसल शकील साहब, हम रोज़ इसको रिपोर्ट कर रहे हैं जिस तरह से स्ट्रीट क्राइम्स बढ़ रहे हैं, जिस तरह से लोग इसमें मर रहे हैं। स्ट्रीट क्राइम पर तो काबू पाने के लिए जो है वो फौरी तौर पर इमरजेंसी प्लान बनाकर और उस पर अमल दरामद करना चाहिए। सिर्फ ज़बानी जमा खर्च नहीं करना चाहिए। स्ट्रीट क्राइम कराची का एक बड़ा अहम मसला है। इस वक्त जो तकरीबन 50 दिन का हम रिकॉर्ड दें, इस साल के 50 दिन यानी जनवरी के 31 दिन और अभी जो है वो 25 तारीख, तकरीबन 50 दिन के रिकॉर्ड के मुताबिक कराची में डकैती मज़ाहमत पर 14 अफराद शहीद हुए हैं और 70 से ज़ायद ज़ख्मी हुए हैं। इसके अलावा 12,000 के करीब वारदातें रिपोर्ट हो चुकी हैं स्ट्रीट क्राइम की। ये रिपोर्टेड क्राइम है। इसके अगर हम देखें, कराची के शहरी 70% तो रिपोर्ट ही नहीं कराते, क्योंकि लुटते हैं तो वो ये नहीं चाहते जिनके कागज आते हैं या उससे भी डबल से भी ज़्यादा 70% जो है वो रिपोर्ट नहीं कराते। अगर ये फिगर हम रिपोर्टेड करें, तमाम क्राइम अगर रिपोर्ट हो तो ये 11,000 नहीं हो, ये 50,000 के लगभग हो। तो ये आपको मैं बता दूंगा। तो स्ट्रीट क्राइम इस हद तक बढ़ गया कि कोई गली महल्ला, कोई चौक महफूज नहीं, चाहे आप वो
कहीं पे भी खड़े हों, आपको अपना कीमती मोबाइल फ़ोन या घड़ी या पैसे निकालते हुए डर और खौफ लगता है। एटीएम से पैसे निकालें तो आपको डर लगता है, आप जो है वो किसी रेस्टोरेंट पे जा रहे हो, वहाँ खाना खा रहे हो तो वहाँ डर लगता है, सड़क पे गुजर रहे हो कोई बाइक वाला आ जाए हेलमेट लगाया हुआ तो आपको डर लगता है। ये शहर में हक़ाइक़ हैं, ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, जिसे पुलिस मानने के लिए तैयार नहीं है और ना ही संजीदा ले रही है, सिर्फ ज़बानी जमा खर्च करिए। अभी एक सहाफ़ी DIG वेस्ट नासिर आफ्ताब की जानिब से एक अच्छा इकदाम जो सामने आया, इसको आप कैसे देखते हैं कि गफलत और लापरवाही और करप्शन के जिन पुलिस एहलकार पर इल्ज़ामात साबित हो गए हैं, उनको 3 एहलकार को तो उन्होंने नौकरी से बरतरफ कर दिया है, बाकी जो 7 हैं उनको 2 साल के लिए सस्पेंड कर दिया है। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ये इनका रूटीन का काम है और ऐसा होता रहता है, कोई मतलब एक्स्ट्रा उन्होंने काम नहीं किया है। कराची पुलिस में मैं बताऊं आपको, अगर नारकोटिक्स की बात करें, मंशियात की बात करें, तो स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट है कि 300 से ज़ायद मंशियात फरोश हैं। उनके खिलाफ क्या एक्शन हुआ, उन्हें नौकरी से निकालते हैं ना फौरी तौर पे अगर सीरियस होते। दूसरा, एक तरफ तो ये कहा जाता है कि स्ट्रीट क्राइम में ज़्यादातर मंशियात पीने वाले मुलव्विस होते हैं, उन्हें मंशियात चाहिए होती है, तो इसलिए वो स्ट्रीट क्राइम की वारदात करते हैं, 1-2 मोबाइल फ़ोन छीने और उसके बाद मंशियात करें। तो पुलिस हुक्काम का ये कहना है कि स्ट्रीट क्रिमिनल्स ज़्यादातर मंशियात फरोश होते हैं, तो मंशियात को ख़त्म किया जाए ताकि स्ट्रीट क्रिमिनल्स को मंशियात ना मिले। शहर में किस मुकाम पर मंशियात नहीं मिल रही, कहाँ आपको हेरोइनची और जो है वो चरसी बैठा हुआ नहीं दिख रहा। आप किसी भी जगह जाएं, ऐसी वीडियोस भी सोशल मीडिया पे भरी पड़ी है, चाहे वो लियारी हो, किमाड़ी हो, माड़ीपुर हो, मच्छर कॉलोनी हो, नाजमाबाद हो, लियाकताबाद हो, हर जगह मंशियात मिल रही है। मंशियात के पीने वाले वहाँ जहाँ पे भी मंशियात बिक रही होती है ना, वहाँ पीने वालों का डेरा होता है और ये सबको पता होता है। और ये लाइन लगी हुई है, हालांकि लीगल नहीं है, फिर क्यों लाइन लगी हुई है? लाइन के साथ मंशियात के नंबर है, डिसिप्लिन है उनमें, आपको पता नहीं है मंशियात फरोश में डिसिप्लिन है। वो ख़रीदने जा रहे हैं, वो लाइन से लेके अपनी बारी का इंतज़ार करेंगे और फिर वहाँ से ख़रीद के आसानी से जाएंगे। तो ये है सूरत हाल। हमारे इस शहर की बदकिस्मती ये है कि हमारे पुलिस अफसरान जो है वो सोए हुए, क्योंकि उनके घर का कोई निशाना नहीं बना। जब उनके घर का कोई निशाना बनेगा, जैसे अतहर मतीन मासूम बेचारा शहीद हुआ, उसके बाद लोगों में एक आया और वो एक चल पड़े। उसके बाद से 1 हफ्ते से ज़्यादा गुजर गया, अभी अतहर मतीन के कातिल क्यों नहीं पकड़े गए? अतहर मतीन के कातिलों की गिरफ्तारी के अगले ही घंटों में कराची पुलिस चीफ ने ऐलान किया था कि हमें इसमें पेशरफ्त हुई है और बहुत जल्द जो है वो चंद घंटों में मुल्ज़िमान पकड़ लेंगे, लेकिन अब तक नहीं हुआ। मैं आपको बताऊं, जिस इलाके में अतहर मतीन को शहीद किया गया वो नॉर्थ नाज़िमाबाद थाने की हदूद में, और वहाँ 25 रोज़ में 4 SHO तब्दील हो चुके हैं। तो ये तो सूरत हाल है अफसरान की। एक SHO जो है वो लगता है और 3 दिन बाद हटता है, 4 दिन बाद दूसरा लगता है, मतलब खेल बनाया हुआ है। जिसने ज़्यादा पैसे पहुंचा दिए, जिसकी बड़ी सिफारिश आ गई, उसको SHO लगा देते हैं। तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आवाम पर और क्या सिक्योरिटी होगी शहरियों की? और बात ये भी कि ये जो फायर कर देते हैं, जैसे अतहर मतीन का अगर हम केस देखें कि उसने एक फायर किया और एक फायर इतना परफेक्ट कि बिल्कुल निशाना जो है सीने पे लगा और वो उनकी मौत भी, शहीद हो गए वो। तो ये आपको लगता है कि ये जो हेरोइनची या नशे वाले लोग हैं ये कर सकते हैं, या फिर इसमें कोई जो है पुलिस के अंदर की कोई काली भीड़ें हैं जो साथ मिली हुई हैं? क्योंकि इतना असला का इस्तेमाल, ट्रेन बंदा ही जो एक फायर करता है और वो निशाने पे लगती है कि एक चीज़ बता रहा हूँ आपको कि कराची में क्राइम में, स्ट्रीट क्राइम में ख़ास तौर पे पुलिस एहलकार और उनकी औलादें भी मुलव्विस हैं। ऐसा ये है कि अभी 2 रोज़ पहले एसवी थाने ने फराज नामी एक स्ट्रीट क्रिमिनल को पकड़ा, जिसकी CCTV फुटेज भी है, जिसके क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है। 3-4 उसने वारदातों का भी एतराफ़ किया, वो पकड़ा गया एसवी थाने में, और जब उसको तफ्तीश की गई तो वो पुलिस एहलकार का बेटा निकला। तो कई जो है वो ऐसे वाक़यात सामने आए हैं। पुलिस वाले भी, पुलिस वालों की औलादे भी जो है साबित हो गया, तो स्ट्रीट क्राइम साबित नहीं हो गया। शाहरुख नामी जो लड़का है नौजवान, कश्मीर रोड पर, उसको मारा था जो दूल्हा था डकैती मज़ाहमत पर, उस पुलिस वाले ने। तो उसने जब गिरफ्तारी का देखा तो उसने अपने आप को गोली मार ली। ये दूसरा वाक़या। इसके अलावा कई वारदातें, कई वाक़यात। मैं आपको बताऊं कि अभी एंटी व्हीकल क्राइम सेल के इंचार्ज जो SHO है इंस्पेक्टर नासिर महमूद, वो उनके ख़िलाफ़ रेंजर्स ने एक रिपोर्ट बना के दी है आला अफसरान को कि वो जो है वो कार लिफ्टर गैंग चला रहे हैं।
जब SHO लेवल का इंसान कार लिफ्टिंग गैंग चलाएगा तो सूरत हाल क्या होगी। सबसे पहले अगर स्ट्रीट क्राइम पर काबू पाना है, इसका कमा करना है, तो इनको मैं मुख्तसर बता रहा हूँ आपको कि पुलिस एहलकारों को जिसमें काली भेड़े हैं उनको निकालना पड़ेगा, उनको निशाने इबरत बनाना पड़ेगा। कराची में सेफ सिटी प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। कराची में मोटरसाइकिलों पर ट्रैकिंग वाली मोटरसाइकिलें जो है नंबर प्लेट्स आपकी हो जो ट्रैक कर सकें आप, वो लगानी पड़ेगी। कराची का 90% क्राइम खत्म हो जाएगा बिल्कुल अगर ये आपने सही कहा। और फैसल साहब आपने कहा कि सबसे पहले जो पुलिस के अंदर काली भीड़ें हैं उनको निकालना होगा। अच्छा, अभी पिछले हफ्ते की बात है कि कराची पुलिस की जानिब से स्क्रूटनी की जा रही थी। उन्होंने कहा कि जितने भी ऐसे लोग हैं उनको निकाला जाएगा। तो कोई अपडेट है इस हवाले से? कुछ वो स्क्रूटनी हो रही है क़यामत तक होती रहेगी। अच्छा, वो एक रूटीन वो मैं बता रहा हूँ ना, बयान दाग देते हैं, अच्छा। प्रेशर देखते हैं, एक बयान दाग दिया, हम ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, 2-4 के खिलाफ कार्रवाई भी होगी, फिर वो दोबारा वैसे ही मतलब नहीं होंगे सही। ये करना ही नहीं है असल में। अगर ऐसी नहीं है तो ना, इसलिए कि पूरा सिस्टम है, ये पूरा सिस्टम है, वो नीचे से ऊपर तक। अगर नीचे वालों को हिलाएंगे तो ऊपर वाले हिलेंगे। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि इन लोगों के खिलाफ, लेकिन ऊपर जो हमारे क्रैकडाउन होना हुकूमत में चाहिए। लोग बैठे हुए हैं जो सिंध हुकूमत के हैं, कहीं ना कहीं से उनको कहीं आप स्टेप तो देखें लेना ना, ही पड़ेगा। इस शहर में 2 महीने में 8000 मोटरसाइकिलें चली गई। 8000 मोटरसाइकिलें। मोटरसाइकिल होती है सुई थोड़ी है कोई, मतलब कोई मोबाइल थोड़ी है कि जिम में रखा ले गया। मोटरसाइकिल 8000 गायब हो गई। कहाँ चली गई भाई? ये गरीब की सवारी होती है मोटरसाइकिल। अच्छा, सेफ सिटी प्रोजेक्ट की बात करें तो कहाँ तक पहुंचा है? बड़े कागजों में है 12 साल से 13 साल जी। तक, सिर्फ कागजों में। ठेके का मसला चल रहा है, अंदर की कहानी है आपको बता रहा हूँ। अच्छा। ठेके का मसला चल रहा है, कमीशन चाहिए, इस वजह से वो सेफ सिटी प्रोजेक्ट फाइलों में और उसमें घूम रहा है 12 साल से। तो ये क्या तय नहीं कहेंगे हुआ। आप फैसल साहब? हुकूमत, सिंध हुकूमत 13 सालों से यहाँ पे हुकूमत कर रही है, इनकी शदीद नाअहली है कि कोई एक इदारा भी ऐसा नहीं है जहाँ पे करप्शन ना हो। बिल्कुल, इसमें मैं यही कहूँगा कि ऐसा इन्हें चाहिए कि भाई खुदारा आप भी इस शहर में घूमते हैं, कहीं आपके कोई घर वाला या कोई ऐसा निशाना ना बन जाए। यहाँ पे सेफ सिटी, कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी, मुझे तो कहते हुए हंसी आती है। यहाँ की सड़कें देख लें, मेट्रोपॉलिटन सिटी की है। यहाँ पे सिक्योरिटी का निज़ाम देख लें, ये है। यहाँ पे पुलिस ऐसी है, यहाँ पे आवाम तो सिसक रही है, पिस रही है। कराची वालों के साथ बेइंतहा नाइंसाफ़ी है। किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं है कराची में। कराची वालों से पैसे लेते रहो, टैक्स लेते रहो, बस ये सूरत हाल है। और बस लगाते नहीं, यहाँ कमाने का जरिया है, पूरे ATM मुल्क मशीन को है चला रहा है। कराची। बिल्कुल सही कहा, लेकिन यहाँ का हाल बहुत ही बदतरीन है। चलते हैं अपनी अगली स्टोरी की जानिब। जी वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और अब एक अहम मौजू के हवाले से बात करेंगे, महंगाई के हवाले से बात करेंगे और आपको ये भी बताएं कि पीपल्स पार्टी जो है वो कल लॉन्ग मार्च करने जा रही है महंगाई के ख़िलाफ़, वफाकी हुकूमत के ख़िलाफ़। और 27 फरवरी को ये लॉन्ग मार्च शुरू होगा, जिसके लिए सारी तैयारियाँ जो है वो मुकम्मल कर ली गई हैं। नवाब शाह नसीराबाद में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने हुकूमत के ख़िलाफ़ ऐलान जंग करते हुए कहा है कि 27 फरवरी को हम कराची से इस्लामाबाद की तरफ निकलेंगे। और उनका कहना है कि पीपल्स पार्टी अब मैदान में उतर चुकी है, सेलेक्टेड को इसी जमहूरी तरीके से शिकस्त देंगे। पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च 27 फरवरी को मज़ार कायद से शुरू होगा और ये अवामी मार्च चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की क़यादत में कराची से 10 दिन में 34 मुख्तलिफ शहरों से होता हुआ इस्लामाबाद पहुँचेगा। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट PDM ने भी पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च की हिमायत का फैसला किया है। तो अब ये देखना है कि ये कितना जो है इसकी क्या अफेक्ट होगा और हुकूमत इसको किस तरह से लेती है। इस हवाले से बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है सेनेटर सहर कामरान ने, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सहर कामरान साहिबा। जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सहर कामरान साहिबा आपके वक्त का। कल पीपल्स पार्टी जो है लॉन्ग मार्च करने जा रही है और काफ़ी दिन से हम लोग देख रहे हैं कि महंगाई के ख़िलाफ़ वफाकी हुकूमत की जो पॉलिसीज़ हैं उनके ख़िलाफ़, तो क्या इसमें क्या है, डिटेल हमें बताइएगा इस हवाले से। जैसे आपने बताया कि ये कल कराची से शुरू होगा 10 बजे मज़ार कायद से, और ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे तवील तरीन लॉन्ग मार्च होगा जो कि 10 दिन में जो है इस्लामाबाद पहुंचेगा 8 तारीख को। इस दौरान जो है वो चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, उनकी क़यादत के अंदर ये लॉन्ग मार्च सिंध, पंजाब और मुख्तलिफ शहरों से होते हुए, जनूबी पंजाब, सेंट्रल पंजाब से होते हुए ये इस्लामाबाद पहुंचेगा।
और मैं समझती हूँ कि ये वक्त आ गया है इस वक्त कि इस इनकॉम्पिटेंट, सिलेक्टेड, डिफेक्टेड, करप्ट हुकूमत के खिलाफ जो आवाम की जो चीखें निकल रही हैं वो अब एक प्रॉपर मूवमेंट में जो है वो उसको तब्दील किया जाए और एक पूरे जो है मोमेंटम के साथ इस्लामाबाद पहुंचा जाए ताकि जो है इसको वो कहते हैं ना कि जो है कॉफिन में लास्ट नेल तो वो साबित हो, क्योंकि इस वक्त जो है इस किस्म की चैलेंजेस पाकिस्तान को दरपेश हैं, जिस तरह से अवाम को कुचला जा रहा है, जिस तरह से मुल्क की मईशत तबाह है, जिस तरह से महंगाई का तूफान जो है वो आफसाई बनकर खा रहा है, कोई और चारा नहीं है। बहुत हमने कोशिश की कि पार्लियामेंट के अंदर अपनी आवाज बुलंद करें, इस हुकूमत से बोलें कि आप जो है IMF से जो मुआहदे कर रहे हैं उनको पार्लियामेंट में रखें, आप जो है वो पार्लियामेंट का वक़ार जो है बहाल करें, आप मामला जो है वो पार्लियामेंट में लेकर आए। लेकिन हमने देखा या तो जो है वो लेजिस्लेशन अगर आई भी तो बुलडोज हुई, वरना ये मुल्क ऑर्डिनेंसेस पे चल रहा है। जो अवाम के हकूक है वो सल्ब हो रहे हैं और महंगाई का तूफान अब नाकाबिले बर्दाश्त हो गया है। तो मैं समझती हूँ कि ये लॉन्ग मार्च शुरू होगा तो हुकूमत के घबराने का वक्त, आखिरी वक्त भी शुरू होगा। अच्छा, लेकिन सेनेटर सहर कामरान साहिबा, अगर हुकूमत की बात की जाए या हुकूमती वज़रा की बात की जाए तो वो तो बड़े ही रिलैक्स नज़र आ रहे हैं, और PDM का अगर माजी भी हम देखें तो वो हुकूमत को हटाने में या हुकूमत को घर भेजने में नाकाम रही है। तो ये इतना पावरफुल है कि आप लोग हुकूमत को हटा पाएंगे? देखिए, बिल्कुल मैं समझती हूँ कि इससे पहले हमने ये ना कोई लॉन्ग मार्च लेकर आए, ना हमने इस तरह से कोशिश की, एहतजाज किए, मुजाहरे किए, अपनी आवाज़ बुलंद की, लेकिन इस तरह का मोमेंटम डेवलप नहीं किया। लेकिन आज जिस किस्म के मसाइल जो हैं उनसे जो पाकिस्तान को दरपेश हैं, आप ये देखेंगे एक ज़राई मुल्क को किस तरीके से तबाह किया गया। यानी एक बिल्कुल पाकिस्तान की एग्रीकल्चर तबाह है, पाकिस्तान की मईशत तबाह है, पाकिस्तान की इंडस्ट्री तबाह है। अब जहाँ तक आप बात कर रही हैं हुकूमती वज़रा के बयानात, मैं तो ये कहती हूँ कि अगर वो बयानात के बजाय अपनी जिम्मेदारियों पे तवज्जो देते तो शायद ये वक्त ही ना आता। आप देखें कि पाकिस्तान की जो है इस वक्त क्या सूरत हाल है, जराइम बढ़ रहे हैं, रोजाना एक के बाद एक वाकया हो रहा है, मगर वज़ीर दाखिला के बयान सुने कोई संजीदगी नजर नहीं आती। इसी तरीके से जो तर्जुमानों की एक फौज है जो एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगी हुई है, तो ये अगर अपनी अपनी जिम्मेदारियों पे फोकस करते, अवाम की खिदमत को अव्वलीन तरजीह देते, तो शायद ये नौबत ही नहीं आती। हमने तो इनको भरपूर सपोर्ट किया, पार्लियामेंट में आके बैठे, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद हर इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन पर आके बैठे, कश्मीर के इशू पे आके बैठे। ये तो गायब तो कौन है? इमरान खान साहब। इमरान खान साहब चाहे वो कोई अहम कौमी जो है वो कहें कि सलामती का मामला हो या कोई और मामला हो, वो पार्लियामेंट से खाइफ रहते हैं, वो अवाम को जवाब नहीं देना चाहते। और यहाँ तक कि मीडिया के ऊपर भी काला कानून निफाज कर रहे हैं कि मीडिया को भी जो है डरा के हरेसमेंट के जरिए उनकी आवाज को भी बंद किया जाए। तो मैं समझती हूँ ऐसे वक्त में इसमें और डिक्टेटरशिप में क्या फर्क रह गया। तो आज हमारी जो एक मूवमेंट है वो इसी डिक्टेटरशिप के खिलाफ है, इसी काले कानून के खिलाफ है, इसी महंगाई के खिलाफ है जो पूरे पाकिस्तान के अवाम को कुचल रही है। तो ये एक जमहूरी मार्च है, ये एक अवामी मार्च है जिसका बिल्कुल क्लियर एक उसके सामने हमारा एक अज़्म है कि पाकिस्तान के अवाम को जो आज जिस किस्म के एक आसेब निकल रहा है महंगाई का, जिस किस्म के चैलेंजेस हैं, जिस तरह के काले कानून है, जिस किस्म की लाकानूनियत है, जिस तरह से दहशतगर्दी दोबारा पनप रही है, उससे निजात दिलाई जाए। सही, बिल्कुल आपने कहा। और मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि आपने दहशतगर्दी और जो स्ट्रीट क्राइम्स के जो वाक़यात हैं कराची में जिस हिसाब से बढ़ रहे हैं, तो हुकूमत तो आपकी है, अभी क्या ऐसे इक़दाम किए जा रहे हैं या किए गए हैं जो इसको कंट्रोल किया जा सके? क्योंकि हम रोज़ रिपोर्ट कर रहे हैं, इसमें कोई कमी नहीं आ रही। देखिए, बात यह है कि और जो है जिन लोगों के ऊपर एक दिन पहले इन्होंने बताया कि जी इनको फॉरेन फंडिंग है, या ये बताया कि ये दहशतगर्द है, जिसको बताया कि ये मुल्क दुश्मन है, अगले दिन आपने उनको सरेंडर कर दिया, आपके पुलिस वालों का कत्लेआम हुआ, आपने कोई एक्शन नहीं लिया। जिस तरह से महंगाई बढ़ गई, अब तो कहते हैं लोग रोटी के लिए चोरी कर रहे हैं, एक निवाले के लिए चोरी कर रहे हैं। अब आप ये देखिए कि खाद की बोरियों के को लूटा जा रहा है। क्यों? इसलिए कि अवाम की जो एक वसाइल है किसी चीज को खरीदने के, वो नहीं है, कुव्वत खरीद नहीं रही। और महंगाई का बम जिस तरीके से गिराया जा रहा है हर रोज, वो कोई ऐसे आमदनी के वो नहीं है जराए। मतलब क्या पूरे कौम को आप सैलानी ट्रस्ट के लंगर खाने पे बिठाएंगे, या पूरे कौम को जो आप कशकोल लेके दे देंगे? इमरान खान साहब की तो पूरी एक जो है मैं समझती हूँ कि स्टेटमेंट
मूवमेंट, आइडियोलॉजी, कमिटमेंट सब फ्रॉड थी। वो बिल्कुल fraud आपने जो सही कंटेनर कहा। से स्टार्ट हुआ। उनकी सही आप बात करें, महंगाई की वजह अगर हम कह दें वफाकी हुकूमत है, लेकिन अगर सिंध हुकूमत की बात की जाए तो इस सूबे में क्राइम बढ़ रहा है। कराची शहर में तो आप लोगों की हुकूमत है ना, जिस हिसाब से क्राइम बढ़ रहे हैं, वफाकी हुकूमत से मदद लेने को आपने मना कर दिया है। तो क्या इकदाम किए जा रहे हैं इस हवाले से? वज़ीर आला सिंध ने जो कहा, पहले भी हमने क्राइम को कंट्रोल किया था, अब भी करेंगे, लेकिन हम देख रहे हैं कि मुसलसल बढ़ रहे हैं। अभी हमने देखा कि समा टीवी के जो सीनियर प्रोड्यूसर हैं उनको किस तरह से शहीद कर दिया गया। तो कोई सहाफ़ी, कोई आम आदमी, कोई भी सेफ नज़र नहीं आता इस शहर में। बिल्कुल आप सही कह रही जी। हैं। इस तरह के वाकयात जो हैं बहुत तकलीफदेह हैं सबके लिए, और वज़ीर आला ने अपनी कमिटमेंट पूरी शो की है, सिंध गवर्नमेंट ने किया है। स्पेशल यूनिट्स का बताया कि उनको जो है डिप्लॉय करेंगे। हर वो अच्छा। चीज़, थानों के ऊपर, हर चीज़ के ऊपर एक प्रॉपर जो है नज़र है। लेकिन मसला ये है कि आप बात कर रही हैं सिर्फ कराची की। हाँ। कराची एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है जहाँ पे हर जगह से लोग आते हैं, ठीक है। और जिस तरीके से हमने ये देखा कि सिचुएशन अब डेवलप हुई है, हम स्पेशली आप ये देखें कि जो हुकूमत की अपनी भी एक तरजीह इसी बात पे है कि आप जो है सिंध के अंदर एक लाकानूनियत पैदा करें, ठीक है। डिफरेंट किस्म के जो है उनके एक्शन ऐसे ही हैं। और दूसरा ये देखें कि अफगानिस्तान की सूरत हाल के बाद भी आप ये देखें जिस तरीके से दोबारा जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो है एक दोबारा एक नई लहर आई है, जिसके अंदर आप इसकी भी कहें कि जी आपकी दहशतगर्दी के वाक़यात भी बढ़ रहे हैं। मैं आपको इस्लामाबाद की बात बता रही हूँ। आप बताएं, जब नुज़रत सादिक जो है सेनेटर है सिटिंग, उनके जो है घर पे डाका पड़ गया। इसके अलावा मैं तो जानती हूँ कि कोई स्ट्रीट महफूज नहीं है। स्ट्रीट क्राइम, आप बाहर निकल के अपना पर्स लेके नहीं जा सकते। सेफ सिटी जिसको कहते हैं, जहाँ हर जगह कैमरे लगे हुए हैं। इवन हम बहुत सारे, मैं देखती हूँ कि वो लोग जो गवर्नमेंट के क्वार्टर्स पे रहते हैं, उनके घर पे भी डाके पड़ रहे हैं, क्योंकि एक सिचुएशन ऐसी आ गई है। मुझे आप ये बताएं कि जब इस किस्म से महंगाई बढ़ेगी, जिस किस्म से लाकानूनियत बढ़ेगी, जब फेडरल गवर्नमेंट जो है सिंध पुलिस के ऊपर अपना जो है वो असर रसूख डालने की कोशिश करेगी, कभी इसका ट्रांसफर, कभी उसका ट्रांसफर, सिंध हुकूमत को एतमाद में नहीं दिए बगैर, तो उससे एक बदएतमादी बढ़ेगी, उससे एक डिमोरलाइजेशन भी बढ़ेगी, उससे जो है आपका जो एक सिस्टम है इंटैक्ट नहीं रहेगा। तो मैं कहूँगी कि सूबे को जो है वो इंतजाम करने दें जिससे सूबे के अंदर अमन बहाल हो। और पाकिस्तान की तरफ पूरी तरह देखें, मैं तो कह रही हूँ कौन सा शहर इस वक्त महफूज है, चाहे वो केपी का हो, चाहे वो जो, अगर आप लाहौर के अंदर देखें कि क्या हो रहा है। तो मसला ये है कि ये एक लहर जो आई है, इससे कोई एक शहर, कोई एक जो है जगह पाकिस्तान की महफूज नहीं है। यही वजह है कि आज हमें ये लॉन्ग मार्च लेके आना पड़ा, क्योंकि पाकिस्तान की हिफाजत, पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान की प्रॉस्पेरिटी, पाकिस्तान का अमन हमारे लिए अव्वलीन तरजीह है। पाकिस्तान के अवाम की फलाह हमारे लिए अव्वलीन तरजीह है। ठीक है सहर कामरान साहिबा, मुझे ये भी बताइए कि जो तहरीक अदम एतमाद है जो आप लोग लाने वाले हैं, उसका कोई महीना, कोई डेट मुकर्रर है? जिस हिसाब से हमने देखा कि पिछले 3-4 दिनों में जो अपोजिशन की मुलाकातें रही हैं वो बहुत ज़्यादा, इतनी 3-3.5 सालों में नहीं हुई। तो कब ये तहरीक आने वाली है? क्योंकि अगर आप तहरीक ही ये अदम एतमाद ले आए तो ये लॉन्ग मार्च करने की भी ज़रूरत ना पड़े। देखिए, बात यह है तहरीक, हम हर जमहूरी और आईनी ऑप्शन इस्तेमाल कर रहे हैं। हर जमहूरी, जब आपके साथ अवाम की आवाज़ भी होती है, जब एक अवामी तहरीक भी होती है, तो आपका जो आप एक आईनी रास्ते इख्तियार करते हैं, उसके अंदर एक आपको बड़ी सपोर्ट मिल जाती है, एक बड़ा एतमाद पैदा हो जाता है। अवाम, देखिए पीपल्स पार्टी तो हमेशा उसी पे बिलीव करती है कि ताकत का सरचश्मा अवाम है। तो अवाम के साथ उनके जज्बात का जो है, जो इजहार के अंदर उनकी आवाज में आवाज मिला के आगे बढ़ना, मैं तो समझती हूँ हमने तो हमेशा अवामी ताकत पर रिलाई किया है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि जो हम एक आईनी कदम उठाएं उसके अंदर पाकिस्तान के अवाम की मंशा, उनकी राय, उनकी सोच भी शामिल हो। तो ये बहुत जरूरी है। और मुझे मालूम है कि इस वक्त हर जो है वो शख्स डेस्परेट है कि जितनी जल्दी हो सके इस हुकूमत से हमें निजात मिले, ताकि कोई बेहतरी का रास्ता आए। आप ये देखिए कि पाकिस्तान की इतनी क्रेडिबिलिटी इंटरनेशनली भी डैमेज हुई है कि अब आपको वो देरीना दो, सऊदी अरब जैसे मुल्क भी आपको जब कोई कर्जा देते हैं तो सख्त तरीन शराइत पर देते हैं। आपके साथ जो आपके दोस्त ममालिक हैं वो भी नाराज बैठे हैं। क्यों? इसलिए कि आपने क्रेडिबिलिटी जो है मुल्क की, उसको धचका लगाया है, क्योंकि आपने किसी कमिटमेंट के ऊपर आप ठहरे नहीं है, क्योंकि आपकी इमेच्योरिटी आपके सियासी बयानात और सियासी अमल में नजर आती है। आपने खारजा अमूर को भी जो है आपने मजाक बना दिया है। तो मैं ये समझती हूँ कि ऐसे हालात के अंदर अवाम जरूर एक मुस्बत तब्दीली की तरफ देख रहे हैं और वो चाहते हैं कि अवाम की मुंतखब हुकूमत आए। इस वक्त हम जो है इमरान खान साहब की तरह
कंटेनर पे चढ़ के उस किस्म के बयानात नहीं देना चाहते कि हुंडी से पैसा भेजो, इंतशार फैलाओ, बिल जलाओ। हम एक मुस्बित तरीके से जमहूरी और आईनी रास्ता इख्तियार कर रहे हैं ताकि इस हुकूमत को बाहर का रास्ता दिखाया जाए और पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की अवाम की मुंतखब हुकूमत आए। ठीक है, अच्छा ये भी बताइए सहर साहिबा कि ये जो लॉन्ग मार्च है महंगाई के खिलाफ है, इसके अलावा और कौन से इशूज़ हैं अवाम के जो एड्रेस किए जाएंगे इसमें? देखिए, अवाम के तमाम इशूज, अवाम को जिस किस्म के आज मसाइल दरपेश हैं, आप ये देखें कि महंगाई तो एक वो चीज़ है जो कि हर शख्स उससे अफेक्टेड है जी। हर पाकिस्तानी, क्योंकि आमदनी के कोई जराए नहीं बढ़े, कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं बढ़ी। पाकिस्तान के नौजवान जो है उनके मुस्तकबिल से खेला जा रहा है। आप ये देखें कि जो है पाकिस्तान को सिफारती तौर पे तनहा कर दिया गया है। आप ये देखें कि पाकिस्तान की ज़राअत जो है वो तबाही के दहाने पे, पाकिस्तान का जो मजदूर किसान है वो कुचला जा रहा है, पाकिस्तान की मिडिल क्लास कोलैप्स हो रही है, लोगों के लिए एक सफेद पोशी का भरम रखना जो है वो मुश्किल हो गया है। तो ये जो है पाकिस्तान की तरक्की के लिए, पाकिस्तान की सालमियत के लिए, पाकिस्तान के अवाम की फलाह के लिए इस महंगाई के खिलाफ ये अवामी मार्च है। और ये अवामी मार्च जो है पाकिस्तान के अवाम के जो उनकी सोच है, उनके जो जज्बात हैं, वो जो चाहते हैं, उनकी जो ख्वाहिशात हैं, उसकी तर्जुमानी करेगा। और नौजवान क़यादत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बिलावल भुट्टो ज़रदारी अपनी जो है माँ की लेगेसी को लेके आगे बढ़ेंगे। जिस तरीके से वो उन्होंने पाकिस्तान के अवाम की खिदमत की, जिस तरह से शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान को एक नाकाबिल तस्खीर मुल्क बनाया, जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान को दुनिया भर में इज्जत व वक़ार में इजाफा किया, पाकिस्तान के अवाम की बात की, मजदूरों और किसान को उनकी शनाख्त की, पाकिस्तान के हर शहरी को शनाख्त की, जिस तरीके से बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने ख़वातीन के हकूक़ के लिए, पाकिस्तान के अवाम के हकूक़ के लिए जद्दोजहद की, जमहूरियत के लिए की, आज वही परचम, वही अलम बिलावल भुट्टो ज़रदारी के हाथ में है और वही उसी अज़म के साथ। अच्छा सहर साहिबा, मैं एक और सवाल आपसे करना चाहूँगी। महंगाई बहुत बड़ा मसला है, हर कोई परेशान है। एक तो महंगाई वो है जो कि है इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें बढ़ी हैं, कुछ हुकूमत की नाकिस पॉलिसीज़ हैं, पोस्ट कोविड इन्फ्लेशन है, लेकिन एक महंगाई वो है जो कि मसनूई महंगाई है, जो कि माफियाज़ हैं जिन्होंने क्रिएट की हुई है, जो अपनी मनमानी जो कीमतें हैं उस पर चीज़ें फ़रोख्त कर रहे हैं। सरकारी नर्ख पर कोई भी चीज़ फ़रोख्त नहीं होती। दूध की अगर हम बात कर लें तो 120 रुपये फ़ी लीटर है, 140 रुपये से 50 रुपये का मिलता है और अब कहा जा रहा है कि 200 रुपये तक चला जाएगा। इसी तरह गंदम की बात कर लें या चीनी की बात कर लें, चावल की बात कर लें, तो अगर मैं पूछूं कि सिंध में, कराची में अगर कोई ऐसी हमने नहीं देखते कि कोई ऐसा ऑपरेशन हो इन लोगों के ख़िलाफ़ जो कि इस तरह के माफियाज़ हैं, तो आपको नहीं लगता कि उसके ख़िलाफ़ भी कोई मार्च होना चाहिए या कोई ऑपरेशन होना चाहिए ताकि जो मसनूई महंगाई है कम से कम उसको कंट्रोल कर लिया जाए, तो आवाम पर किसी हद तक बोझ कम होगा आवाम का? देखिए, बात यह है कि जो बढ़ती हुई महंगाई है ना, उसने इंस्टेबिलिटी, अनसर्टेनिटी और इनसिक्योरिटी पैदा कर दी है, जिसका इम्पैक्ट ऐसा नहीं हो सकता कि आप ये कहें कि एक सूबा दूसरे सूबे से कटा हुआ है। ठीक है, भरपूर कोशिश होती है कि लॉ एंड ऑर्डर और गवर्नेंस जो है वो बेहतर हो, लेकिन जब पूरे मुल्क का गवर्नेंस का निज़ाम जो है वो तबाह होगा। अब आप ये बताएं कि अगर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगी तो डेफिनेटली जो है वो आप जो कीमतों का तयन करेंगे, अगर वो वारा ही नहीं खाता एक शख्स को, तो फिर आप किस तरीके से कंट्रोल करेंगे? देखें, हर शख्स के आगे उसकी फैमिली है, उसके बच्चे हैं, उसका पेट लगा हुआ है, उसको देखना है कि मैं किस तरीके से जो है अपने जो है वो घर के अपने जो है जो मेरी खर्चात है उनको पूरा करूं। ये इसी वक्त मुमकिन है। आप ये बताएं कि हर हफ्ते तो आपके ऊपर एक नया महंगाई बम गिरता है। इस सूरत हाल के अंदर जो है किस तरीके से कीमतों को कंट्रोल किया जाए। आपने बात की गंदम की, मैं आपको बताऊं कि किसान अपनी गंदम की फसलें उजाड़ने पे मजबूर हो गए, इसलिए कि जब आपकी यूरिया खाद नायाब हो गई, जब आपकी डीएपी 11,000 में पहुंच गई, जब आपकी पोटाश नहीं मिली, जब डीजल की कीमत रोज बढ़ी तो हल चलाना मुश्किल हो गया। यानी एक ज़राई मुल्क के अंदर किस तरीके से जो है एक जो है ज़राई बुरान पैदा किया गया, इसलिए कि जो माफिया हैं इनके जो बाहर से लाना चाहते हैं, अपना फूड आइटम्स इंपोर्ट करना चाहते हैं, उनको स्पेस मिले। मुझे बताएं, वजीर आजम ने कहा जी उन्होंने माफिया की निशानदही कर ली, तो उन्होंने किधर कार्रवाई की? आज आप ये देखें कि पंजाब के अंदर एक जो बुखार की गोली नहीं मिलती, सर दर्द की गोली नहीं मिलती, वो नायाब हो गई। आपके मेडिकल जो आपके जो आपके टेस्टिंग के और फैसिलिटीज और लेबोरेटरी के आइटम्स हैं, उनकी कीमत बढ़ गई। इसी तरीके से आप ये देखें कि वो तमाम जो आवाम की बेसिक सहूलतें आवाम को चाहिए हैं, ट्रांसपोर्टेशन है, उनको खाने पीने की अशिया हैं, उन सब की कीमतें बढ़ गई। या तो यूटिलिटी स्टोर के अंदर
यूटिलिटी स्टोर्स के अंदर अब लोग लाइनें बना के जरीलो ख्वार होते हैं और उनको जो है ना जो नहीं मिलती, जो जरूरियात की जो चीजें ग्रोसरी आइटम्स नहीं मिलते। मुझे बताएं कहाँ गए वो शहजाद अकबर जिन्होंने पता नहीं। बिल्कुल सहर साहिबा, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, मैं आपकी सारी बातों से अग्री करती हूँ, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि जो मसनूई महंगाई की जाती है, कमिश्नर है, असिस्टेंट कमिश्नर है, ये तो आप लोगों के अंदर है ना, तो ये प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ, कोई चीज़ हमें नज़र नहीं आती, तो ये जो माफियाज हैं इनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? देखिए बिल्कुल सूबे के अंदर हद तक इम्कान कोशिश की जाती है कि जो है ये जो कीमतें हैं इनको जो है कंट्रोल किया जाए, मसनूई महंगाई नहीं हो। लेकिन मैंने आपको बताया ना कि जहाँ पे हर रोज कीमत बढ़ेगी। हाँ। आप मुझे बताएं कि जिस दिन से जब से ये साल शुरू हुआ है कितनी दफा जो है फ्यूल की कीमत बढ़ी है, कितनी दफा जो है वो डीजल की कीमत बढ़ी है, जितनी दफा जो है पेट्रोल की कीमत बढ़ी है, कितनी दफा बिजली की कीमत बढ़ी है। इनका इम्पैक्ट आएगा ना। हर रोज जो है ना आप एक कीमत तयन करें, अगले दिन जो है आपके पर बिजली का बम गिर जाता है, उसकी कीमत तयन करें, अगले दिन जो है पेट्रोल की कीमत बढ़ जाती है, उसकी कीमत तयन करें, अगले दिन गैस का बहरान आ जाता है। तो ये तमाम चीजें जो है उनका इम्पैक्ट आ रहा है। मतलब किसी भी स्टेबल पॉलिसी के लिए आपको कुछ स्टेबिलिटी चाहिए, यानी आप रोज की बुनियाद पे तो कीमत मुकर्रर करेंगे तो कैसे कंट्रोल करेंगे। बात है कि आपको कुछ तो चाहिए। आप ये बोले बजट के ऊपर आपने महंगाई ले ली, बजट के ऊपर आपने बढ़ा दिया, यहाँ तो आप बताते ही नहीं है। यहाँ तो मुझे हर दूसरे रोज आज हमें पता लगता है कि बिजली में पैसे बढ़ गए, आज हमें लगता है रात के 12 बजे जो है 12 रुपए पेट्रोल में बढ़ गया है, आज पता लगता है कि जी अभी गैस नायाब है, अभी गैस की ब्लैक मार्केटिंग शुरू है। तो मुझे बताएं ऐसे हालात में प्राइस को स्टेबल कैसे रखा जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया सेनेटर सहर कामरान साहिबा आपका, आपने गुफ्तगू के लिए हमें वक्त दिया। और महंगाई के और वफाकी हुकूमत के खिलाफ पीपल्स पार्टी लॉन्ग मार्च करने जा रही है। हम उम्मीद कर सकते हैं कि शायद ये आवाम के मफादात के लिए, आवाम के हक़ के लिए आवाज़ उठाएंगे और इसका असर कुछ हुकूमत पर भी पड़ेगा और महंगाई को कम करने में या उसको कंट्रोल करने के हवाले से कोई ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जाएंगी जिससे आवाम को रिलीफ मिलेगा। उम्मीद ही कर सकते हैं हम लोग एक और मौजू के हवाले से बात करेंगे, बहुत ही अहम आपकी सेहत से रिलेटेड, लेकिन इस ब्रेक के बाद कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी एट 10। वेलकम बैक। एक ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद करते हैं सिटी एट 10 में। मैं हूं ज़हरा रज़ा और अब बात करेंगे एक बहुत ही अहम मौजू के हवाले से जो कि जुड़ा हुआ है आपकी सेहत से। आज हम बात करेंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस की। बहुत ही कॉमन फॉर्म ऑफ आर्थराइटिस है जिसको एज रिलेटेड आर्थराइटिस भी कहते हैं, क्योंकि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है जो आपके जोड़ होते हैं उसके अंदर जो लुब्रिकेंट होता है, जो फ्लूइड होता है, जिसको चिकनाहट भी कहते हैं, वो एज के साथ कम होता जाता है, जिसकी वजह से जो आपकी हड्डियां हैं, जो जॉइंट है, उसमें फ्रैक्शन पैदा होती है, रगड़ पैदा होती है और वो इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं। और जब इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं तो जाहिर है आपकी कार्टिलेज डैमेज हो जाती है। उसके अलावा बहुत एक्सट्रीम केसेस में जो है वो जॉइंट भी डैमेज हो जाता है, इतना कि आपको जॉइंट रिप्लेस करने की ज़रूरत होती है। तो आज हम बात करेंगे कि इसके सिम्टम्स क्या हैं, कॉजेज़ क्या हैं, ट्रीटमेंट क्या हो सकता है और इसको अगर अर्ली डायग्नोस हो जाए तो इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। इस हवाले से बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर वकास ने, जो कि पेन मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट हैं, ऑर्थोपेडिक भी हैं। उनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर वकास। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर वकास। मेरे ख्याल है हमारी आवाज़ जो है वो जा नहीं पा रही, राब्ता हो नहीं पा रहा, तो हम उनको दोबारा ट्राई करते हैं और आपको बताएं कि बोन्स की जब हम बात करते हैं तो बहुत ही एक हमारा पूरा ढांचा जो है जिस्म वो बोन्स पे ही हमारे खड़ा हुआ है, तो इसका मजबूत होना, इसका सेहतमंद होना बहुत ज़रूरी है। एक तो मैंने बात की ऑस्टियोआर्थराइटिस जो कि एज रिलेटेड होता है, लेकिन आजकल हम देखते हैं कि जो यंगस्टर्स हैं उसमें भी ये होता जा रहा है, कॉमन होता जा रहा है। इसकी वजह क्या है? एक तो ये वजह है कि हम कैल्शियम या विटामिन डी का ख्याल नहीं रखते, हम सप्लीमेंट्स सही तरह से नहीं लेते, हमारी जो ग़िज़ाएँ हैं वो बहुत ही अनहेल्दी डाइट का हम इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से हम बहुत सारी जो हड्डियों की बीमारी हैं उसमें मुब्तला हो जाते हैं। और ऑस्टियोआर्थराइटिस की जब हम बात करते हैं
तो ज़्यादातर जो ये अफेक्ट करता है वो आपकी नी जॉइंट को अफेक्ट करता है। तो इस हवाले से बात करेंगे, डॉक्टर वकास को हम दोबारा लेने की कोशिश करें। और अब हम आपको लिए चलते हैं कराची के एक इलाके रनछोड़ लाइन पे। वैसे भी आज छुट्टी का दिन है और आज यूजुअली सब अपनी फैमिलीज़ के साथ जो है वो नाश्ता करने जाते हैं, ब्रंच पे जाते हैं और मज़े मज़े के खाने एक्सप्लोर करते हैं। तो आइए देखते हैं कि रनछोड़ लाइन की जो फूड स्ट्रीट है वहाँ क्या मज़े मज़े के खाने बन रहे हैं। रनछोड़ लाइन का शुमार ओल्ड सिटी एरियाज में होता है। इसका नाम कच्ची हिंदू सेठ रणछोड़ दास के नाम पर रखा गया है। इसका एक इलाका गजदराबाद, जिसे मारवाड़ी लाइन भी कहते हैं, मखसूस खानों के हवाले से मशहूर है। दूर दूर से अवाम यहाँ की स्पेशल डिशेस खाने आते हैं। मुस्लिम मारवाड़ी सलावट बरादरी जो यहाँ तकरीबन 200 साल से रहती है, उसके मुनफरिद खानों के शहर भर में चर्चे हैं। गजदराबाद में 20 खाने ऐसे हैं जो रगबत से खाए जाते हैं। उनमें चटपटी भेलपूरी, लौंग चिड़े, डोकरी, खिचड़ी कड़ी, लापसी, उड़द के लड्डू, मैसू अंडे वाले और जाफरानी पेड़े जैसे पकवान अवाम में मकबूल हैं। मीठे लापसी का दाल चावल के साथ कम्बिनेशन होता है। इसकी एक शौकीन का कहना था ये बरादरी की कदीम डिश है। लापसी बेसिकली जो है वो गुजराती आइटम है और ये हमारी सलावट बरादरी मुस्लिम मारवाड़ी सलावड़ा जमात का एक पुराना भोजन भी है ना, यानी लापसी दाल चावल। 40 बरस से लापसी दाल चावल बेचने वाले शख्स का कहना था कि लापसी गेहूं से बनाते हैं और इसको बनाने में गुड़, खोपरा समेत कई चीजें शामिल की जाती हैं। ये गेहूं है, इसमें गुड़ है, खोपरा है, चीनी है और सौंफ है, इलायची वगैरह डाल के फिर इसको पहले भूनते हैं घी में, फिर इसकी चाशनी गुड़ और चीनी की बनाते हैं। और जब ये लाल हो जाती है तो वो चाशनी इसमें डाल देते हैं, तो फिर ये खोपरा वगैरह सौंफ वगैरह उसमें डालते हैं। मारवाड़ी लाइन में रात होते ही शहरी बेंचेस, जिसे बाकड़ा भी कहते हैं, पर बैठकर दिन भर की सरगर्मियों पर बात करते हैं और यही इस जगह की पहचान है। रणछोड़ लाइन के मुनफरिद खानों की खास बात यह है कि इस तरह के पकवान आपको शहर के किसी और इलाके में नहीं मिलेंगे और ये फूड स्ट्रीट जो मगरिब के बाद आबाद होती है सुबह फजर तक खुली रहती है। कैमरामैन मोहम्मद फैसल के साथ वाजिद रज़ा इस्फहानी, सिटी 21। जी, आपने देखा वाजिद अस्फहानी हमें अपडेट कर रहे थे रनछोड़ लाइन फूड स्ट्रीट के हवाले से, जहां मज़े मज़े के जो हैं पकवान बनते हैं। और कराची की खानों की बात की जाए तो क्या ही कहने, मज़े मज़े के खाने होते हैं। तो आज छुट्टी का दिन है, आप भी ज़रूर जाइए अपने घर वालों के साथ और खाने को और कराची के वेदर को एंजॉय करें। खैर, हम चलते हैं अपने अगले सेगमेंट आज के भाव की तरफ। हमारे नुमाइंदे जुनैद फिरोज़ हमारे साथ मौजूद हैं। जी जुनैद, बताइएगा इस वक्त कराची में क्या रेट चल रहे हैं सब्जियों के? आबियों के लिए एक अच्छी खबर है कि कराची में रोज़मर्रा की जो अशिया के इस्तेमाल में आने वाली जो सब्जियां, इनकी कीमतें जो है वो कम हो गई। इनकी कीमतों में इस्तेकाम जो है देखा जा रहा है। इस वक्त लियाकताबाद की जो सब्ज़ी मार्केट में मौजूद हैं और यहाँ अगर कीमतों की बात की जाए सब्जियों की तो मटर जो है वो 80 रुपये फ़ी किलो में जो वो फ़रोख्त किया जा रहा है। इसके साथ साथ टमाटर 100 से 120 रुपये किलो, जबकि बंद गोभी 60 रुपये किलो। इसके साथ साथ पालक जो है 20 से 30 रुपये किलो, तुरई जो है वो 60 से 80 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। अगर आलू और प्याज की बात की जाए तो आलू प्याज 30 रुपये जो फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। दुकानदार को ये कहना है कि सब्ज़ी मार्केट जो है वहाँ माल जो है बहुत ज़्यादा आ गया है, जिसके बाद जो है वो ताजर वहाँ माल जो है ख़रीद नहीं रहे हैं, तो कीमतें जो है वो कम हुई हैं। मज़ीद आने वाले दिनों में जो है वो कीमतें सब्जियों की जो है वो कम होंगी, ताकि गरीब के जो बोझ पड़ा था कीमतें बढ़ने से वो उनकी दस्तरस में जो है वो मौजूद होंगी और रोज़मर्रा की जो अशिया की सब्जियों की कीमतें हैं वो मज़ीद जो है वो नीचे जाएंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया जुनैद, आपका अपडेट कर रहे थे हमें सब्जियों की कीमतों के हवाले से। महंगाई की वही सूरत हाल है। खैर, वक्त हुआ एक ब्रेक का, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जो है माल का हाल, जहां हम आपको बताते हैं कि डिफरेंट करेंसी रेट्स क्या चल रहे हैं।
जी ये तो था माल का हाल और हमारे प्रोग्राम का वक्त भी अपने अख्ताम को पहुंच गया है। कल फिर मुलाकात होगी, कल तो नहीं मंडे को। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अपनी सेहत का भी बहुत ख्याल रखिएगा और वीकेंड को भरपूर तरीके से एंजॉय कीजिएगा। अपनी हो ज़हरा रज़ा को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।